हेलो फ्रेंड्स, मैं जोगिंदर कुमार एजुकेशन कल्चर में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो मित्रों? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हमारा टॉपिक चल रहा है सुल्ताना रजिया। ये हमने बीच में ही रोक दिया था और आपके सामने खुशियों की लहर दिखाई दे रही है। आप देखिए, सबसे पहले तो आपके सामने पीजीटी का एग्जाम है। पीजीटी का एग्जाम ये 15 और 16 अक्टूबर को है। आप जबरदस्त तैयारी कीजिए, जो समय बच रहा है समय वेस्ट मत कीजिए पीजीटी के लिए। इसके बाद टीजीटी का भी एग्जाम है। टीजीटी का भी एग्जाम 18 और 19 दिसंबर का है। 18 और दिसंबर 18 और 19 दिसंबर का है। और एक नई तारीख यहाँ से कल आ गई है, एलटी की। एलटी ग्रेड वाला जो एग्जाम, इसकी 3 डेट दी है। एक तो 6 दिसंबर और एक 7 दिसंबर और एक आप कहोगे 21 दिसंबर। 21 दिसंबर की ये डेट दी है। इसके बाद आपकी जीआईसी की भी, प्रवक्ता की भी फिर एग्जाम होगा, प्रवक्ता वाला, इसका भी एग्जाम होना है। फिर आप कहोगे जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर, इसका भी एग्जाम होना है जनवरी फरवरी में जाके। तो ये इतनी सारी भरमार वैकेंसी और एक नया नोटिफिकेशन आपके सामने कल परसों आया, ईएमआरएस वाला। ईएमआरएस की सीट 7264 63 7260 प्लस वैकेंसी हैं। तो कितना सुनहरा मौका आपके सामने है एक टीचर बनने का, जो सालों से वेट कर रहे हैं टीचर वैकेंसी का। तो आप देखिए, इतनी सारी भरमार वैकेंसीज हैं, इतने एग्जाम होने हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी मेहनत और कड़ी कर दीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, तो हम ताकि एक सीट ले लें और अपना जीवन निर्वाह अच्छे से चला सके। तो ये थोड़ा सा आप इसको जोड़ दीजिए, नहीं तो फिर ध्यान रखना, अब नहीं तो कब नहीं। इस बात को ध्यान रख लेना। अगर अब आप नहीं ले पाए सीट कोई सी भी, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन आप पता है 5 साल बाद आते हैं, तो फिर आप जॉब नहीं ले पाओगे। तो ध्यान रखना इन पे। आप ये 4 महीने हैं, जो भी एग्जाम है 4 महीने में निमट जाएंगे। फिर इसके बाद कुछ एग्जामों के मेंस एग्जाम होंगे, उनको भी देखेंगे। पहले प्री आप क्वालिफाई करेंगे, और जो ये टीजीटी और पीजीटी है और ये एलटी है, इनमें पहले आप अपना नंबर लीजिए, ताकि एक अच्छे अध्यापक के रूप में आप सामने आए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो रजिया सुल्ताना हम पढ़ रहे थे। तो रजिया सुल्ताना में मैंने लास्ट में आप कहोगे मिनहाज, एक मिनहाज जो है, ठीक रजिया के बारे में उसकी उसकी प्रशंसा भी करता है, उसके गुणों की प्रशंसा भी करता है कि रजिया जो है कल्याणकारी काम कर सकती है एक शासक की तरह, लेकिन उसके सारे ये गुण जो हैं एक महिला होने के कारण सब बेकार हैं। ऐसी बातें मिनहाज बताता है। आइए आगे चलते हैं। अब रजिया सुल्तान जो है दिल्ली की जनता के द्वारा गद्दी पे तो बैठ जाती है, लेकिन षड्यंत्रकारियों का एक जमावड़ा जमा हो जाता है। अब षड्यंत्रकारियों में आप कहोगे एक सबसे पहला नाम आता है एतगिन का नाम। एतगिन का नाम आता है। तो एतगिन जो है अमीर ए अमीर ए हाजिब अमीर ए हाजिब का पद एतगिन के पास है।
और अमीर ए हाजिब का जो पद है, आप कहोगे जो जांच पड़ताल करने वाला होता था, जो सुल्तान से मिलने से पहले ये जांच पड़ताल करवाता था। और इसको आप कहोगे एक नाम भी हम दे सकते हैं, इसका नाम शिष्टाचार से संबंधित, शिष्टाचार, शिष्टाचार से संबंधित ये विभाग होता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये एतकिन षड्यंत्रकारियों में पहला नाम किसका है? एतकिन का है। दूसरा अल्तूनिया का, दूसरा नाम है अल्तूनिया, अल्तूनिया। तो ये आपको भटिंडे का सूबेदार है, भटिंडे का सूबेदार। तो ये भी षड्यंत्रकारियों में है। और पहला विद्रोह जो होता है, ध्यान रखना, पहला विद्रोह, पहला विद्रोह करता है आप कहोगे कबीर खां, कबीर खां, कबीर खां। ये आप कहोगे लाहौर का इक्तेदार है। कहां का है ये? लाहौर का इक्तेदार, लाहौर का इक्तेदार। ठीक है, लाहौर का इक्तेदार ये है। और ये पहला विद्रोह करता है कबीर खां। ठीक, और कबीर खां को हजार मर्दा भी कहते हैं, ध्यान रखना, हजार मर्दा पेपर में आया हुआ है। हजार मर्दा किसको कहा गया? तो आप कहोगे कबीर खां को कहा गया। किसको कहा गया? कबीर खां को कहा गया। फिर दूसरा विद्रोह जो है ये अल्तूनिया करता है। कौन करता है? अल्तूनिया। तो अल्तूनिया जो है तबर हिंद में याकूत को मार देता है। किसको? याकूत को। अब ये याकूत कौन है भाई? मैंने पिछली क्लास में बताया था, अल्तूनिया। अल्तूनिया जो है दूसरा विद्रोह करता है, दूसरा विद्रोह करता है अल्तूनिया। अल्तूनिया तबर हिंद में, तबर हिंद में, ठीक, तबर हिंद में मलिक जलालुद्दीन याकूब, जलालुद्दीन याकूब को ठीक पकड़ लेता है और वहीं इसका वध कर देता है, मलिक जलालुद्दीन याकूब का। और ये आपको पता है अबिसीनियाई हबशी था। ध्यान करो, जब मैं आपको बता रहा था कि दिल्ली में दो गुट, एक तो पहले ही गुट है जो तुर्क अमीरों का गुट है, और दूसरा गुट आप कहोगे गैर तुर्क अमीर का एक गठित करना चाह रही है रजिया सुल्तान, ताकि समानांतर रूप से चलती रहे, ताकि वो शासिका के रूप में लंबे समय तक बनी रहे। तो इसको मलिक जलालुद्दीन याकूब को एक पद दिया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो, अमीर ए आखुर का पद। अमीर ए आखुर का पद जो एक किससे संबंधित है? असुशाला प्रधान से संबंधित है। और फरिश्ता और मलिक याकूब का प्रेम संबंध के बारे में भी मैंने पिछली क्लास के बारे में बताया भी। फरिश्ता इस बात का भी उल्लेख करता है कि दोनों में प्रेम संबंध था। और याकूब जो है रजिया सुल्तान को घोड़े पर अपनी बाहों में बैठाकर, बाहों में लेकर घोड़े पर बैठाता था। तो इस बात का भी उल्लेख फरिश्ता करता था। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था मलिक जलालुद्दीन याकूब के बारे। ये एक हबशी था। ठीक, तो ध्यान रखना, गैर अमीर तुर्कों का दल गठित करना चाह रही थी कौन? आपको के रजिया सुल्तान। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, तो क्योंकि एतगिन जो है वो, सॉरी, अल्तूनिया जो है आप कहोगे तबर हिंद में मलिक जलालुद्दीन का वध कर देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब इसका वध कर दिया जाता है
तो रजिया को तबर हिंद में ही आप कहोगे बंदी बना लिया जाता है। तबर हिंद में ही बंदी बना लिया जाता है। यही काम अल्तुनिया ही करता है। कौन करता है? अल्तुनिया, क्योंकि अल्तुनिया ने ही मलिक याकूब को मारा था, दोनों साथ थे। तो अल्तुनिया ने आप कहोगे रजिया को तबर हिंद में आप कहोगे बंदी बना लिया। जब बंदी बना लिया, दिल्ली के सुल्तान को जब कोई बंदी बना लेगा तो नया शासक जरूर सामने आएगा। तो इधर मुइजुद्दीन बहराम शाह ये नया शासक बहराम शाह जो ये गद्दी पे बैठेगा 1240 से लेकर 42 तक। हालांकि ये दिल्ली की गद्दी पे बैठ गया है, लेकिन अभी रजिया सुल्तान जिंदा है। तबर हिंद में ये उसको बंदी बना लिया है। किसने? अल्तुनिया ने। अब एक नायब का पद गठित किया गया, नायब ए मुमालिकात। ध्यान रखना, नायब का पद बनाया जा रहा है। ये तुर्क अमीरों ने, जो तुर्क अमीर अधिकारी थे, उन्होंने नायब ए मुमालिकात का पद बनाया, क्योंकि रजिया बहराम शाह के सामने शर्त रखी कि एक उप सुल्तान का पद बनाया। किसका बनाया? उप सुल्तान का पद। ठीक है। तो बहराम शाह के सामने शर्त रखी कि एक पद बनाया जाएगा और आपको हमारे इशारे पर काम करने होंगे। तो वो ही आप कहोगे बहराम शाह जब तक रजिया सुल्तान नहीं मर जाती तब तक वो इस तरह से करता है। तो नायब मुमालिकात का पद बनाता है और एतगिन को इस पद पर बैठाता है सबसे पहले। किसको? एतगिन को। ध्यान रखना, पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं, टीजीटी पीजीटी में वही धरे हुए मिलेंगे कि एतगिन का जो पद है वो नायब मुमालिकात, वो एतगिन को सबसे पहले नायब मुमालिकात का यानी कि उप सुल्तान बनाया गया था एतगिन को। फिर अब यहाँ रजिया सुल्तान जो है बंदी है और थोड़ा दिमाग लगाती है और अपनी जो स्त्री होने का थोड़ा फायदा उठाती है। सुंदर तो है ही, और स्त्री होने का थोड़ा सा अपना फायदा उठाती है। वो अल्तुनिया के पास जाती है। वो उसने दिमाग लगाया और अल्तुनिया के पास गई और उसने अल्तुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा। अल्तुनिया के सामने, ये कहाँ का सूबेदार था? भटिंडे का सूबेदार था। तो अल्तुनिया के सामने एक प्रस्ताव रखा और प्रस्ताव भी ऐसा था हिला देने वाला। कहने लगी कि अल्तुनिया आई लव यू। तो इसके सामने प्रेम संबंध, ये तो आई लव यू तो ये आज का वो चला है, लेकिन थोड़ा सा क्लास को रोमांच बनाने के लिए ये मैंने बोल दिया, उसके सामने प्रस्ताव रख दिया विवाह का। तो विवाह, दोनों ने विवाह रचा लिया और आप कहोगे बहराम शाह से संघर्ष करने के लिए या युद्ध करने के लिए आप कहोगे दिल्ली की तरफ कूच किया। तो दोनों हार जाते हैं, अल्तुनिया और रजिया। जब दोनों हार जाते हैं और इनको कैथल के निकट, कैथल के पास जाकर कुछ डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया को पकड़ लिया। एक कहावत, एक परंपरा चलती आ रही है कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो यही वो परंपरा है जो कैथल में कुछ डाकुओं ने रजिया और अल्तुनिया को दोनों को पकड़ लिया था और वहीं दोनों को मार दिया था। तो रजिया सुल्तान जो है केवल और केवल आप कहोगे शासिका के रूप में 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन किया रजिया सुल्तान ने। मिन्हाज इस बात का उल्लेख करता है कि रजिया ने 3 वर्ष 6 माह और 6 दिन तक शासन किया था।
तो रजिया का काल आप कहोगे 1236 से 1240 तक था। तो यहाँ से आप कहोगे रजिया का तक जो हमारा चैप्टर यहाँ समाप्त हो गया। तो अगला चैप्टर आप कहेंगे बहराम शाह। अगला शासक मुइजुद्दीन बहराम शाह। अब इस बात का ध्यान रखना, तो बहराम शाह का सत्ता में आना तुर्की गुलाम सरदारों की बढ़ती शक्तियों का प्रतीक था। तुर्की अधिकारियों ने क्या काम करा, एक पद बनाया जिसको नायब ए मुमालिकात, नायब ए मुमालिकात, अभी पीछे पढ़ा हमने नायब ए मुमालिकात, तो यानी कि उप सुल्तान कि सारी सत्ता का जो बागडोर है वो कौन किसके हाथों में होगी, वो नायब ए मुमालिकात। इसके सामने शर्त रख दी और शासक बना दिया गया। तो ध्यान रखना, तो बहराम शाह का सत्ता में आना तुर्की गुलाम सरदारों की बढ़ती शक्तियों का प्रतीक है, यानी कि ये हस्तक्षेप करना इनका स्टार्ट हो गया। हालांकि जैसे जब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद ही तुरंत उनकी राजनीति सामने आने लगी। राजतंत्र और जो तुर्क गुलाम हैं उनके बीच संघर्ष स्टार्ट हो गया। तो तुर्क अधिकारियों ने नायब ए मुमालिकात पद सर्जित करा और इस पर सबसे पहले अभी पढ़ के आए एतगिन को बैठाया था। किसको बैठाया था? एतगिन को बैठाया था। अब ध्यान रखना, यहां से 3 शक्ति हैं। एक तो पहली शक्ति सुल्तान की, दूसरी आप कहोगे वजीर। सुल्तान कौन है? यहां से मुइजुद्दीन बहराम शाह। और वजीर कौन है? आप कहोगे जो जुनैदी के बाद आया था, मुहाजुबुद्दीन नाम है, मुहाजुबुद्दीन ये नाम है, ये वजीर है, ठीक। और एक तीसरा अभी एतगिन आ गया, एतगिन। तो एतगिन तो यहां उप सुल्तान का काम कर ही रहा है, ठीक। हालांकि वजीर भी वही काम करता है, उप सुल्तान का काम करता है, क्योंकि जब आप शतरंज खेलते होंगे उसमें एक राजा होता था और एक वजीर। हालांकि कई सारे प्यादे वगैरह और हाथी, घोड़े, ऊंट उसमें होते थे। तो ध्यान रखना, वजीर जो है राजा से भी ज़्यादा काम करता था, यानी कि एक गृह मंत्री के रूप में होता था। तो वजीर कौन था? मुहाजुबुद्दीन, यानी कि एक उप सुल्तान के द्वारा ही वो काम करता था। तो यहाँ से ये सारी शक्तियां आपको वजीर और एतगिन के हाथ में हैं। तो नाम मात्र का सुल्तान है मुइजुद्दीन बहराम शाह। हालांकि कुछ कोशिश रहेंगी इसकी ताकि सत्ता संपूर्ण रूप से अपने हाथ में आ जाए, लेकिन नाकाम रहेगा। लेकिन कुछ बातें हैं एक्स्ट्रा, जैसे अपने द्वार पर एक आप कहोगे नौबत, एक तो नौबत रखना शुरू करा। नौबत का मतलब होता है नगाड़ा रखना शुरू करा, और हाथी को रखना, ठीक, हाथी को रखना इसने शुरू करा। सॉरी। तो इस बात का ध्यान रखना ना, इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आ सकता है कि नौबत और हाथी अपने दरबार के सामने किसने शुरू करा? आप हो गए मुइजुद्दीन बहराम शाह ने करा, ठीक। आइए अब इधर ये जो होता था ये शाही प्रतीक है ना, राज दरबार में वार्षिक शाही प्रतीक के रूप में ये प्रथा स्टार्ट करी आप कहोगे मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। अब एक ध्यान रखना इस बात का कि जब आपको पता है कि 1221 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण होने से बच गया था। जलालुद्दीन मकबरनी जब सिंधु नदी के तट पर
या क्षेत्र पर आ गया था 1221 ईस्वी में, तो महासिक इल्तुतमिश ने अपनी सूझबूझ के द्वारा जलालुद्दीन मकबरनी की सहायता नहीं करी, तो मंगोलों के आक्रमण से बच गए थे इल्तुतमिश। तो यासिक अब 1241 ईस्वी में, ध्यान रखना, 1241 ईस्वी में मंगोलों का पहला आक्रमण हो रहा है दिल्ली सल्तनत में। मंगोलों का आक्रमण, मंगोलों का आक्रमण, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बता रहा हूं। मंगोलों का आक्रमण पहली बार आप कहोगे तयाइन बहादुर, नाम है तायर बहादुर, तायर बहादुर, तायर बहादुर के नेतृत्व में आप कहोगे लाहौर पर आक्रमण हुआ, है ना। तो मंगोलों का आक्रमण हो गया बहराम शाह के समय में। जब बहराम शाह के समय में, तो यहां से लाहौर को तहस नहस कर दिया, है ना। किस पर ध्यान रखना, लाहौर को तहस नहस कर दिया। तो इस समय फिर यहां से वजीर मुहाजुबुद्दीन को सेना के साथ भेजा जा रहा है, और जब सेना के साथ भेजा जा रहा है तो यहाँ से ये भी एक षड्यंत्र करता है और सेना को अपने साथ मिला लेता है। फिर वहाँ से मंगोलों से तो टक्कर लेता नहीं है, वहाँ से उनके साथ युद्ध तो करता नहीं है, लेकिन वापस दिल्ली आ जाता, दिल्ली की तरफ आ जाता है, और आप कहोगे मुइजुद्दीन बहराम शाह का वध कर देता है, मुइजुद्दीन बहराम शाह का वध कर देता है। तो इसी के साथ यहाँ से आप कहोगे 1240 से लेकर 1242 तक का जो काल था वो बहराम शाह का काल था, ठीक। तो ये सबसे महत्वपूर्ण घटना थी दिल्ली सल्तनत की, क्योंकि पहली बार मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा है वो आप कहोगे मुइजुद्दीन बहराम शाह के समय में हो रहा है। लाहौर को बहुत नुकसान पहुंचाया, यानी कि उसका तहस नहस कर दिया, ठीक। तो यहां तक आप कहोगे मुइजुद्दीन बहराम शाह ये हमारा समाप्त हो गया। फिर अगला शासक आएगा अलाउद्दीन मसूद शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसी के साथ हम अगली वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।